नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। अंतर सेवा संगठन अधिनियम 2023 को अधिसूचित किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की सदस्यता पर एक संकल्प अपनाया। ब्रेन कैंसर के खिलाफ नई mRNA वैक्सीन ने मजबूत प्रतिरक्षा को सक्रिय करने में सफलता प्राप्त की। वायु प्रदूषण से सुंदरबन मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के समक्ष खतरा बढ़ गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने भारतीयों के लिए आहार संबंधी 17 दिशा निर्देश जारी किए। इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस IFG पर रिपोर्ट जारी की गई। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। अंतर सेवा संगठन यानी कमान नियंत्रण और अनुशासन अधिनियम 2023 को अधिसूचित किया गया। आपको बता दें, यह अधिनियम अंतर सेवा संगठनों के कमांडर इन चीफ और ऑफिसर इन कमांड को उनके अधीनस्थ सेवारत और संलग्न कर्मियों के मामले में सभी प्रकार के अनुशासनात्मक और प्रशासनिक नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। अंतर सेवा संगठन एक संयुक्त सेवा कमान सहित सैनिकों का एक निकाय है। इसमें वायु सेना अधिनियम 1950, सेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1957 या इन अधिनियमों में से किन्हीं दो के तहत शासित कर्मी शामिल होते हैं। वर्तमान में अंतर सेवा संगठनों के कमांडर इन चीफ और ऑफिसर इन कमांड को अन्य सेवाओं के कर्मियों पर अनुशासनात्मक या प्रशासनिक शक्तियों का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, अर्थात वे केवल अपनी सेवा के कर्मियों के मामले में ही अनुशासनात्मक या प्रशासनिक शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। चलिए अधिनियम के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर डालते हैं। पहला है अंतर सेवा संगठन। केंद्र सरकार तीनों सेनाओं यानी थल सेना, नौसेना और वायु सेना में से कम 2 सेनाओं के कर्मियों को शामिल करने वाले एक ISO का गठन कर सकती है। वर्तमान में अंडमान और निकोबार कमान, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी तथा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ऐसे ही अंतर सेवा संगठन है। अधिनियम के तहत इन्हें भी ISO के रूप में गठित माना जाएगा। दूसरा है कमांडिंग ऑफिसर। इसे एक यूनिट, पोस्ट या प्रतिष्ठान की कमान प्रदान की जाएगी। इसे अपने अधीनस्थ कर्मियों के खिलाफ सभी प्रकार की अनुशासनात्मक या प्रशासनिक कार्रवाई शुरू करने का अधिकार होगा। चलिए अब ये जानते हैं कि ये अधिनियम किन पर लागू होगा। ये अधिनियम थल सेना, नौसेना और वायुसेना के सभी कर्मियों पर तथा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य बलों के कर्मियों पर लागू होगा। खबर के अंत में अधिनियम का महत्व भी जान लेते हैं। इससे अनुशासनात्मक या प्रशासनिक मामलों का शीघ्र निपटान संभव होगा। अलग अलग या कई कार्रवाइयों से बचा जा सकेगा। यह वित्तीय बोझ को कम करेगा और सशस्त्र बलों के बीच अधिक एकीकरण और संयुक्तता की भावना को बढ़ावा मिलेगा आदि। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी अगली मुख्य खबर की ओर। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की सदस्यता पर एक संकल्प अपनाया है। इस संकल्प में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC से आग्रह किया गया है कि वो फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने की अनुमति दे। यह संकल्प फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता प्रदान नहीं करता है, बल्कि उसे संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए पात्र मानता है। भारत ने इस संकल्प के पक्ष में मतदान किया है। इसका आशय यह है कि भारत संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की सदस्यता का समर्थन करता है। खबर की बेहतर समझ के लिए संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्यों के प्रवेश की प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। सदस्यता के लिए इच्छुक देश सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र महासचिव को एक आवेदन प्रस्तुत करके संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। इस हेतु UNSC में एक संकल्प प्रस्तुत किया जाता है। इस संकल्प को अपनाने के लिए UNSC के 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। साथ ही 5 स्थायी सदस्यों जैसे चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में से किसी के भी द्वारा इस संकल्प को वीटो नहीं किया जाना चाहिए। एक बार सुरक्षा परिषद से मंजूरी मिलने के बाद इस संकल्प को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में प्रस्तुत किया जाता है। UNGA में इसे अपनाने के लिए 2/3 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। UNGA में संकल्प अपनाए जाने के बाद वो देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन जाता है। चलिए अब खबर में आगे बढ़ते हैं और भारत फिलिस्तीन संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत पहला गैर अरब राष्ट्र था जिसने 1974 में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को फिलिस्तीनी लोगों के एकमात्र और वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी थी। भारत ने 1988 में फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले पहले देशों में शामिल था। भारत और फिलिस्तीन के संबंध इजराइल के साथ भारत के संबंधों से प्रभावित हुए हैं।
21वीं सदी के दूसरे दशक में भारत ने दोनों पक्षों के साथ संबंध बनाए रखते हुए डी-हाइफनेशन विदेश नीति की शुरुआत की है। खबर के आखिर में एक नजर डी-हाइफनेशन की विदेश नीति पर भी डालते हैं। डी-हाइफनेशन का अर्थ है किसी देश द्वारा अपने कूटनीतिक संबंधों में दो प्रतिद्वंदी देशों के साथ स्वतंत्र तरीके से नीति अपनाना। इसका अर्थ यह है कि किसी देश के साथ अपने संबंधों को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाना और उसके किसी अन्य देश के साथ संबंधों की जटिलताओं को नजरअंदाज करना। भारत की डी-हाइफनेशन की नीति ने इसे रक्षा, ऊर्जा, सुरक्षा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में अपनी स्थिति का लाभ उठाने एवं अपने हितों का ध्यान रखने में मदद की है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। ब्रेन कैंसर के खिलाफ नई mRNA वैक्सीन ने मजबूत प्रतिरक्षा को सक्रिय करने में सफलता प्राप्त की। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने ब्रेन कैंसर के खिलाफ नई mRNA वैक्सीन विकसित की है। हाल ही में मानव पर इसका पहला क्लिनिकल परीक्षण किया गया है। अपने इस परीक्षण में mRNA वैक्सीन ने मानव शरीर में ग्लियोब्लास्टोमा नामक ब्रेन ट्यूमर के खिलाफ मजबूत प्रतिरक्षण प्रणाली विकसित की थी। आपको बता दें, ग्लियोब्लास्टोमा घातक ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर का उपचार चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पर कीमोथेरेपी अधिक प्रभावी साबित नहीं होती है। इसके अलावा रेडियोथेरेपी और सर्जरी की वजह से अधिक साइड इफेक्ट्स होने का खतरा बना रहता है। चलिए खबर की बेहतर समझ के लिए mRNA वैक्सीन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। mRNA यानी मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड एक आनुवंशिक मॉलिक्यूल है। इसमें ऐसे निर्देश या संकेत होते हैं जो कोशिकाओं को अपने प्राकृतिक तंत्र का उपयोग करके किसी बाह्य रोगाणु द्वारा शरीर में प्रवेश करने पर उसे नष्ट करने हेतु प्रोटीन बनाने के लिए निर्देशित करते हैं। ये वैक्सीन प्रोटीन उत्पादन को सक्रिय करने के लिए लिपिड नैनोकणों में संग्रहित आनुवंशिक सामग्री को शरीर में पहुंचाती है। इनसे शरीर को ऐसे प्रोटीन उत्पन्न करने के लिए संकेत प्राप्त होता है जो एंटीजन नामक रोगजनकों के समान होते हैं। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इन बाहरी एंटीजन को शरीर के दुश्मन के रूप में देखती है तथा उन्हें नष्ट करने के लिए एंटीबॉडी और टी कोशिका नामक रक्षण प्रणाली को सक्रिय करती है। साथ ही ये भविष्य में रोगाणु को नष्ट करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को भी सक्षम बनाती है। चलिए अन्य प्रकार की वैक्सीन प्रौद्योगिकियों के बारे में जानते हैं। पहली है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। इसमें दुर्लभ जीवित बैक्टीरिया या वायरस का उपयोग करके वैक्सीन तैयार की जाती है। इसके उदाहरण हैं मिजल्स, ममप्स और रूबेला टीका। दूसरी है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इसमें बीमारी फैलाने वाले जीवित रोगजनकों को निष्क्रिय करके वैक्सीन बनाई जाती है। ये निष्क्रिय होते हैं इसलिए शरीर में बीमारी पैदा किए बिना प्रतिरक्षा उत्पन्न करते हैं। इसके उदाहरण हैं पोलियो के टीके। तीसरी है वायरल वेक्टर वैक्सीन। इन वैक्सीन में हानिरहित वायरस का उपयोग करके संक्रमित कोशिकाओं तक आनुवंशिक कोड को पहुंचाया जाता है। ये अन्य टीकों से इस रूप में भिन्न है कि इसमें रोगजनक एंटीजन नहीं होते हैं, बल्कि बड़ी संख्या में उन्हें उत्पन्न करने के लिए शरीर की कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है। फिर शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इन्हें नष्ट कर देती है। इसके उदाहरण है इबोला वैक्सीन। और चौथी है सब यूनिट वैक्सीन। ये संपूर्ण जीवित रोगजनकों की बजाय उनके अंश से बनी होती है। इन्हें मूल रोगजनकों से या अलग अलग रोगजनकों के अंशों को संयोजित करके बनाया जाता है। इसके उदाहरण है न्यूमोकोकल टीके। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी अगली मुख्य खबर की ओर। वायु प्रदूषण से सुंदरबन मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के समक्ष खतरा बढ़ गया है। बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा किए गए एक अध्ययन में इस तथ्य को रेखांकित किया गया है। खबर की शुरुआत में अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। पहला है सुंदरबन में वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत। कोलकाता और सिंधु गंगा के मैदान से निकलने वाले ब्लैक कार्बन जैसे मुख्य प्रदूषक इसके लिए गंभीर रूप से जिम्मेदार है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर बायोमास का दहन भी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। दूसरा है अभिक्रियाशील ऑक्सीजन युक्त प्रजातियों में वृद्धि। PM 2.5 प्रदूषकों के अम्लीय घटक भारी धातुओं की उपस्थिति में ROS की उत्पत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे मैंग्रोव कोशिकाओं के लिए गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि ROS ऑक्सीजन युक्त रेडिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स हैं जो एक या अधिक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स के साथ स्वतंत्र अस्तित्व में रहने में सक्षम है। चलिए अब खबर में आगे बढ़ते हैं और सुंदरबन मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जानते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। इसका नाम हेरिटिएरा फॉर्म्स प्रजाति के वृक्ष के नाम पर रखा गया है।
जिसे बंगाली भाषा में सुंदरी वृक्ष के नाम से जाना जाता है। यह बंगाल की खाड़ी पर गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। इसका विस्तार भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह एक यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व भी है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित है। इसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। सुंदरबन मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व की बात करें तो यह जैव विविधता की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध है। यहाँ बंगाल टाइगर्स, गंगा डॉल्फिन आदि जीव पाए जाते हैं। ये कार्बन का अवशोषण कर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में योगदान भी देता है, चक्रवाती तूफानों के प्रकोप को कम करता है और ज्वारीय क्रिया के कारण होने वाले तटीय और मृदा कटाव को रोकता है। लाखों लोग मछली पकड़ने, शहद इकट्ठा करने आदि के माध्यम से अपनी आजीविका और भरण पोषण के लिए इस पर निर्भर है। खबर के आखिर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए की गई सिफारिशों पर भी एक नजर डालते हैं। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए, विद्युत परिवहन को अपनाना चाहिए और एलपीजी पर सब्सिडी देनी चाहिए। साथ ही पर्यटन को विनियमित करना चाहिए और डीजल जनरेटर पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसके अलावा कार्बन उत्सर्जित करने वाले उद्योगों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और ईंट भट्टों और भूमि उपयोग को विनियमित करना चाहिए आदि। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगली मुख्य खबर की तरफ। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने भारतीयों के लिए आहार संबंधी 17 दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें, ये आहार संबंधी दिशा निर्देश बेहतर पोषण प्राप्त करने के लिए भोजन आधारित दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। साथ ही संतुलित आहार सुनिश्चित करने के लिए भोजन के माध्यम से ग्रहण किए जाने वाले पोषक तत्वों की अनुशंसित मात्रा को भी वर्णित करते हैं। एक संतुलित आहार में अनाज और मिलेट से 45% से अधिक कैलोरी प्राप्त नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा दालों, फलों और मांस से 15% तक ही कैलोरी ग्रहण करनी चाहिए। शेष कैलोरी नट्स, सब्जियों, फलों एवं दूध से प्राप्त करनी चाहिए। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आहार संबंधी दिशा निर्देशों की आवश्यकता क्यों है। इसका पहला कारण है कुपोषण का दोहरा बोझ। बच्चों का एक बड़ा वर्ग संतुलित पोषण प्राप्त नहीं कर रहा है। इससे कुपोषण और अधिक वजन या मोटापे का दोहरा बोझ उत्पन्न होता है। दूसरा है बीमारी का बोझ। एक अनुमान से पता चला है कि भारत में सभी बीमारियों में से 56.4% बीमारियां अस्वास्थ्यकर भोजन के सेवन से होती हैं। और तीसरा है आहार संबंधी प्राथमिकताओं को बदलना। अस्वास्थ्यकर, अत्यधिक प्रसंस्कृत और उच्च वसा, चीनी एवं नमक युक्त खाद्य पदार्थों का विज्ञापन एवं विपणन काफी आक्रामक तरीके से किया जा रहा है। ऐसे खाद्य पदार्थ गैर संचारी रोगों में वृद्धि सहित दीर्घकालिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी पैदा करते हैं। चलिए आहार संबंधी दिशा निर्देश के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। वसा और आवश्यक फैटी एसिड संबंधी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विविध प्रकार के तिलहन, मेवे, पोषक अनाज और फलियों का सेवन करें। सही जानकारी के साथ और स्वास्थ्यकर भोजन विकल्प चुनने के लिए फूड लेबल पर दी गई जानकारी को अवश्य पढ़ें। HFSS और अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का कम से कम सेवन करें। शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने व अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए संतुलित आहार के सेवन के साथ साथ शारीरिक रूप से सक्रिय रहें तथा नियमित व्यायाम करें। अंत में भारत में पोषण सुरक्षा के लिए शुरू की गई पहले भी जान लेते हैं। भारत सरकार ने 1975 में समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS योजना शुरू की थी। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य संरक्षा और मानक विनियम 2011 को लागू किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण यानी PM पोषण योजना शुरू की गई है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने सूक्ष्म पोषक तत्वों में उचित संतुलन के साथ आहार में विविधता लाने के उद्देश्य से माई प्लेट फॉर द डे पहल शुरू की है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस IFG पर रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट को एक गैर लाभकारी संस्था वन अनुसंधान संगठनों के अंतर्राष्ट्रीय संघ IUFRO ने जारी किया है। यह रिपोर्ट इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस ए क्रिटिकल रिव्यू ऑफ ट्रेंड्स, ड्रॉबैक एंड न्यू अप्रोच शीर्षक से जारी की गई है। यह 2010 के बाद से IFG पर पहली वैश्विक संश्लेषण रिपोर्ट है। इसमें 2010 के बाद IFG से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का सार और विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। यह रिपोर्ट UN फोरम ऑन फॉरेस्ट UNFF19 के 19वें सत्र के अवसर पर जारी की गई है। इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस IFG से जुड़ी मुख्य चिंताओं पर एक नजर डालते हैं।
IFG को वनों की कटाई को कम करने में सीमित सफलता मिली है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO के अनुसार साल 2015 और 2020 के बीच वनों की कटाई की दर लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर प्रति वर्ष थी। IFG में नए हितधारकों एवं साधनों के जुड़ जाने से ये पहले से कहीं अधिक जटिल और खंडित हो गया है। जलवायु संकट की बढ़ती गंभीरता को देखते हुए वनों की कार्बन भंडारण की क्षमता के कारण इन्हें कमोडिटी का रूप दिया जा रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि वनों का अधिक वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा है। इससे कार्बन और जैव विविधता के लिए नए बाजारों का उदय हुआ है। ये नए बाजार वास्तव में लंबी अवधि की संधारणीयता और जलवायु न्याय की बजाय कम अवधि में अधिक आर्थिक लाभ कमाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस क्रियाकलाप को वनों का जलवायुकरण यानी क्लाइमेटाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट्स भी कहा जाता है। इसके अलावा समुदाय आधारित एवं परोपकारी वित्त पोषण तंत्र की भूमिका का सीमित होना भी इसकी चिंताओं में शामिल है। इसी के साथ रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों के बारे में भी विस्तार से समझते हैं। वनों को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय एवं सामाजिक बाह्य कारकों पर प्रशुल्क या मूल्य आरोपित किया जाना चाहिए। बाह्य कारक किसी भी आर्थिक गतिविधि का सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम है। यह गतिविधि किसी ऐसे तीसरे पक्ष को प्रभावित करती है जो सीधे तौर पर उस गतिविधि से जुड़ा हुआ नहीं है। पब्लिक गुड्स यानी सरकार द्वारा प्रदत्त सेवा को अधिक मान्यता दी जानी चाहिए तथा इनका प्रबंधन किया जाना चाहिए। वैकल्पिक वित्त पोषण योजनाएं भी शुरू की जानी चाहिए और मानवता एवं प्रकृति की परस्पर निर्भर प्रणाली में बहु केंद्रित प्रशासनिक दृष्टिकोण को अपनाने पर जोर देने की आवश्यकता है। खबर के आखिर में इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस IFG के बारे में भी जान लेते हैं। IFG में वनों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने हेतु नीतिगत, कानूनी और संस्थागत फ्रेमवर्क शामिल है। इसके हितधारकों में यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट्स UNFF जैसी संस्थाएं शामिल हैं। UNFF संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ECO SOC का एक कार्यकारी आयोग है। इसकी सदस्यता सभी के लिए खुली हुई है। UNFF के कार्यों का समर्थन करने के लिए वनों पर सहयोगात्मक साझेदारी CPF का गठन किया गया है। वहीं वन संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय में जैव विविधता अभिसमय CBD, वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय CITES आदि शामिल है और क्षेत्रीय समझौते में अमेज़न सहयोग संधि आदि शामिल है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है कंबोडिया। इस देश की राजधानी है नॉम पेन। कंबोडिया ने मत्स्यन सब्सिडी पर समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। इस देश की भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो ये दक्षिण पूर्व एशिया की हिंद चीन मुख्य भूमि पर स्थित देश है। ये पश्चिम और उत्तर पश्चिम में थाईलैंड, उत्तर पूर्व में लाओस, पूर्व व दक्षिण पूर्व में वियतनाम तथा दक्षिण पश्चिम में थाईलैंड की खाड़ी से घिरा हुआ है। चलिए अब इस देश की भौगोलिक विशेषताओं को समझते हैं। इस देश की प्रमुख नदी मेकांग है। यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। साथ ही इस देश की प्रमुख झील टोनले सैप है, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसकी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं डांगरेक, क्रावन, दमरेई आदि है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी नोम ओरल है और यहाँ का प्रसिद्ध विश्व विरासत स्थल अंगकोर वाट मंदिर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। शोधकर्ताओं ने डेड बॉड्स से संबंधित चिंताओं को रेखांकित किया है। आपको बता दें कि डेड बॉड्स को ग्रीव बॉड्स भी कहा जाता है। डेड बॉड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट बॉट्स हैं। ये चैट बॉट्स किसी मृतक की भाषा के पैटर्न और व्यक्तिगत गुणों का अनुकरण करते हैं। मलेशिया अपने यहाँ उत्पादित पाम ऑयल के आयातक देशों को औरंग उटान उपहार में देने की योजना बना रहा है। इस तरह वह जैव विविधता के संरक्षक के रूप में अपनी साख को मजबूत करना चाहता है। केरल ने मंदिरों में देवताओं पर ओलियंडर फूल चढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ओलियंडर फूल के जहर से 2 महिलाओं की मौत के बाद यह निर्णय लिया गया है। अदन की खाड़ी में समुद्री डाकुओं का बार बार हमला चिंता पैदा कर रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि अदन की खाड़ी एक गहरे पानी का बेसिन है। यह लाल सागर और अरब सागर के बीच एक प्राकृतिक समुद्री लिंक बनाता है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने LVM-3 रॉकेट के निर्माण में निजी क्षेत्र को भागीदार बनने के लिए आमंत्रित किया है।
विश्व में तकनीकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एप्पल ने M4 चिप का अनावरण किया है। यह चिप एक 16 कोर न्यूरल इंजन है जिसे NPU नाम दिया गया है। जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका एक हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टिंग सिस्टम के विकास पर सहयोग कर रहे हैं। इस संयुक्त परियोजना को GPI प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। भारतीय थल सेना और नौसेना हर्मेस 900 प्राप्त करेगी। इन्हें दृष्टिदर्श ड्रोन्स भी कहा जाता है। इसके जरिए भारत अपनी निगरानी क्षमता मजबूत करेगा। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।